Good morning, friends. In today's lecture, we are going to start with direct and indirect speech. But before moving further, we'll just revise what we have done in the previous lecture. पिछली क्लास में we have studied about active and passive voice. मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन will be done in subject plus verb and object. हर एक सेंटेंस में there will be a subject, verb and an object. सब्जेक्ट यानी जो करने वाला है और ऑब्जेक्ट्स जिसपे ऊपर एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट. तो इन द केस ऑफ एक्टिव वॉइस द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंस विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. व्हेन द एक्टिव वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट विल बिकम अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिकम एन ऑब्जेक्ट. चेंज हो जाएगा उनका फॉर्म एंड अकॉर्डिंगली वर्ब का टेंस भी चेंज हो जाएगा. देन वी हैव सीन एक कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब इज इन अ कंटिन्यूस टेंस, दैट इज इन आईएनजी फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त that particular verb will be accompanied by word being, B-E-I-N-G. सेकेंड ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब इज accompanied by helping word has, have और had, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त दिस हेल्पिंग वर्ब has, had और have will be accompanied by been, B-E-E-N. उसके बाद we have referred to के some of the pronouns such as I, you, he, she, it, we, you, they. So they will change while converting active to passive voice. I will change to me. You will remain as it is. He will change to him. She will change to her. It will remain as it is. We will change to us. You will change. You will remain as it is. They will be changed to them. So these were some of the important rules. Further, we have seen that कि अगर interrogative form में अगर active voice sentence है तो उस केस में passive voice भी will be in a question form. लेकिन उसमें एक important चीज़ what we have referred कि अगर active voice is starting with the question do, does या फिर did, तो they will not appear in the passive voice. उसके अलावा we have seen that कि अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन हैज बीन स्टार्टिंग विथ हैज, हैव, हैड, विल, शाल, कैन, मे या फिर व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और व्हाट, तो ये इनकी पोजीशन स्टार्टिंग की जो रहेंगी वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा. दिस वी हैव रिफर्ड. उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस जहाँ पे यू विल मेक अ रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, कमांड, तो उस केस में देखा कि अगर एक्टिव वॉइस इज इन इम्पेरेटिव फॉर्म तो पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करना है. उन्होंने बोला है कि अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस में आपको यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू. उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस तो आपको पैसिव वॉइस में यूज करना है यू आर एडवाइज टू. उसके बाद एक्टिव वॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ कमांड, तो पैसिव वॉइस में आइदर यू आर गोइंग टू यूज लेट और यू आर गोइंग टू यूज यू आर ऑर्डर्ड टू. उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ एनी सजेशन तो पैसिव वॉइस में यू आर गोइंग टू यूज शुड. तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट रूल्स एज रिगार्ड्स टू कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस. उसके अलावा एक और चीज भी रिफर्ड के ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म अगर है, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगर है तो अकॉर्डिंगली वर्ब फॉर्म विल चेंज इन द पैसिव वॉइस. लेकिन अगर एक्टिव वॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ इन द एक्टिव वॉइस इफ यू हैव यूज अ इनट्रांजिटिव वर्ब तो उस केस में वी हैव सीन दैट कि उसका जनरली पैसिव फॉर्म नहीं आएगा. जहाँ पे
intransitive verb का मीनिंग क्या है कि there will be a subject, there will be a verb and there will object will be missing. Sentence will continue and it will say something about the subject, object will be missing. So in say they have given the example that the sun rises in the east. In the given example, sun is a object, rises is a verb. In the east is the additional information given about the subject, the object is missing. So such kind of a sentence में you will call it as they are using intransitive verb. तो ऐसे सब sentences में it will from active to passive voice will not be converted, it will remain as it is. So today we are going to start with direct and indirect speech. तो direct and indirect speech के बारे में we are going to read today. तो direct speech क्या होता है? Direct speech ये होता है, it reports the message of the speaker in the exact words. What is a direct speech? Direct speech का मीनिंग क्या है? Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by him. और indirect speech का मीनिंग क्या है? Indirect speech is reporting the message of the speaker in our own words. तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. क्या बोला गया है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम. सामने वाले ने जिस हिसाब से बोला है उसी हिसाब से आप उसके वर्डिंग्स लिखोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट स्पीच. एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो व्हाट डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, रवि सेड आई एम बिजी नाउ. Ravi said, I am busy now. So this is an example of direct speech. The manner in which the speaker has spoken, in the same manner you are going to write down. So that is called as a direct speech. क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए? Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by him. बराबर? जिस तरीके से सामने वाले ने बोला है उसी तरीके से आप उसको अगर पेपर पे उतारते हो तो that is called as a direct speech. एंड अगर यही चीज को अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू से? रवि सेड दैट ही वॉज बिजी देन. रवि सेड दैट. अभी यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच का क्या बोला गया? देखिए, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, यानी सामने वाले ने जो बोला है उसको आप आपके वर्ड्स में पेपर पे उतारते हो तो दैट इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच, रवि सेड आई एम बिजी नाउ. रवि ने बोला कि वो अभी बिजी है, बराबर. उसने जिस तरीके से बोला उस तरीके से आपने लिख दिया. अब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो तो देखिए क्या क्या चीजें चेंज हो रही है. यहाँ पे रवि इज अ सब्जेक्ट, रवि इज अ सब्जेक्ट, सेड इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब. आई एम बिजी नाउ. नाउ while you convert this direct speech to indirect speech, you can see that these two things has remained same, but we have removed this inverted comma and the sentence
has been started with that, I has become he, am has become was, busy now has become then. So you can see that there are n number of changes you have done while converting the direct speech to indirect speech. तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दिए गए जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, तो वो रूल्स वी आर गोइंग टू रिफर इन टुडेज लेक्चर. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि सामने वाले ने जिस तरीके से बोला उसी तरीके से अगर आप एज इट इज पेपर पे लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट स्पीच. जनरली दीज आर यूज इन नरेटिव्स. जहाँ पे स्टोरी टेलिंग होता है तो वहाँ पे जनरली आप इस तरीके की लैंग्वेज या इस तरीके का प्रेजेंटेशन यूज करते हो. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जनरली ये रिपोर्टिंग होता है. रिपोर्टिंग सामने वाला, जैसे आप न्यूज में देखते होंगे कि उसने इस तरीके से बोला, बराबर. तो सामने वाले की प्रेजेंटेशन को आप आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो. लैंग्वेज इन द सेंस आपके प्रेजेंटेशन में आप उसको कन्वर्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट स्पीच. So we'll just refer some of the important things under this particular chapter. What they have said, direct and indirect speech. We may report the words of a speaker in 2 words. We can quote the actual words spoken by the speaker. This is called as a direct speech. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सामने वाला जिस तरीके से बोल रहा है as it is अगर आप उसको लिखते हो तो that is called as a direct speech. We may report what was said without quoting the speaker exact word. This is called as an indirect or a reported speech. It can also be called as a indirect or reported speech. Use of direct speech to convey the exact words of the speaker to supplement and clarify the information that has been reported. Eyewitness account in the news stories. Inserting dialogue in narratives and stories of defined character. A narrative without dialogue often become dull and boring. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला कि जनरली आप डायरेक्ट स्पीच कहाँ यूज करते हो, जब आप नरेटिव स्टोरी टेलिंग होता है. तो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर interesting, you generally include this direct speech. In reporting minutes of the meeting, the most significant point that have been made must be stated in direct speech. Minutes of the meeting, we have referred that minutes of the meeting, agenda और minutes, कंपनी के minutes किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो उसमें अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको बताना है कि डायरेक्टर ने एक स्पेशल चीज आप लोगों के लिए डिक्लेयर की है तो शेयर होल्डर्स के लिए, तो उस केस को आप डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कर सकते हो. While reporting speeches, may direct quotes are included to convey the essence of the speaker message. Essence of the speaker means importance. अगर कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना है तो जनरली वो आप डायरेक्ट स्पीच में बताते हो कि सामने वाले ने किस तरीके से बोला. आप न्यूज़पेपर भी देखते होंगे तो वहाँ पे आपको दिखता है कि मिस्टर एक्स सेड क्या बोला, उसको उसके पर्टिकुलर जिस तरीके से उसने बोला उसी तरीके से न्यूज़पेपर पे उसको रिपोर्ट किया जाता है. Script of plays, films are direct speech. So these are all uses of direct speech. Uses of indirect or reported speech. It is impossible, tiring to convey an entire conversation in indirect speech to anyone. Obviously, अगर एक particular speaker ने he has spoken for an hour, so it is very difficult to as it is to represent that presentation. So in such cases you use a indirect speech. To avoid lengthy and confusing documentation, to bring in clarity and preciseness, most personal office interaction uses reported speech. Generally report of speeches से डिराइव हुआ है इंडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का ही मीनिंग क्या है कि सामने वाले ने जो बोला उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ रिपोर्टेड स्पीच. During the AGM, annual general meeting or other meetings, newspaper reports use the indirect speech format most often to report who said what and where. Generally newspaper में आप अगर पढ़ोगे तो कुछ sentences direct speech में रहते हैं कि मिस्टर एक्स ने, मिस्टर स्पीकर ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी ने इस तरीके से बोला, और कुछ चीज़ें उनके जो भी पूरा भाषण था, जो भी उन्होंने भाषण दिया उसका कुछ क्रक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको डायरेक्ट स्पीच में रहेगा एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी इन अ इनडायरेक्ट स्पीच. एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. शी सेड आई एम बिजी टुमारो. शी सेड दैट
she was busy the next day. Now you have to, there are certain important rules which we are going to refer. कि आप ये पर्टिकुलर कन्वर्जन में आप देखोगे कि कॉमर्स रिमूव हो गए, इट हैज बीन अकॉम्पनीड विद दैट, उसके बाद आई हो गया शी, एम हो गया वॉज, टुमारो हो गया नेक्स्ट डे. तो ये सब रूल्स आपको याद रखना है. आप देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे आई हो गया शी, एम हो गया वॉज और टुमारो हो गया आपका नेक्स्ट डे, एंड इट हैज बीन स्टार्टेड विद दैट. तो ये आपको याद रखना है. नोट द चेंजेस इन द सेंटेंस व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच. नोटिस दैट in direct speech inverted commas are used to mark off. Now these are the important rules they have given. Notice that in direct speech inverted commas are used to mark off the exact words of the speaker, whereas in indirect speech we do not use them. I told you that while converting from direct to indirect speech you will remove the inverted commas. Second is the conjunction that is used before the indirect statement. You are using over here. यहाँ पे आप use कर रहे हो. ये अगर देखेंगे ये that is used, that is a conjunction used before the indirect statement. The pronoun I is changed to she. The verb am is changed to was. The adverb tomorrow is changed to next day. So you will have to remember these rules. अब क्या बोल रहे थे कि rules for changing direct speech to indirect speech. Certain rules need to be followed while changing the direct to indirect speech. Below is a list of rules for the same. When the reporting or principal verb is in the past tense, all the present tense of the direct words change into corresponding past tense. अब यहाँ पे टेंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आपको टेंसेस को चेंज करना है. वो क्या बोल रहा है, when the reporting or a principal verb is in the past tense. Principal verb और reporting verb, यहाँ पे आप ये सेंटेंस अगर देखोगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे, ये जो है इसको आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब. रवि सेड, सेड इज अ पास्ट टेंस. रवि सेज, इफ इट इज रवि सेज दैट मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पे ये हो गया आपका पास्ट टेंस और ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस. तो रूल नंबर 1 क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए when the reporting or principal verb is in past tense, यानी said, रवि said, said is a past tense. तो क्या रूल फॉलो करना है, all the present tenses of the direct words are changed into corresponding past tense. All the present tenses of the direct words, प्रेजेंट टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट वर्ड्स यानी कौन से, ये वाले, ये प्रेजेंट टेंस में है. आई एम बिजी नाउ, ये है, ये हो गया आपका पास्ट टेंस. रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. सेंटेंसेस के अंदर उन्होंने प्रेजेंट टेंस यूज किया है. तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जितने भी इसमें पास्ट टेंस यूज, प्रेजेंट टेंस यूज हुए, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके है प्रेजेंट टेंस. तो इन सबको आपको कन्वर्ट करना है टू पास्ट टेंस. देखिए वी हैव कन्वर्टेड, आई हैज बीन कन्वर्टेड टू वाज, नाउ हैज बीन कन्वर्टेड टू देन, बराबर. तो वो क्या बोल रहा है, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपके प्रेजेंट टेंस है उन सबको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, आप उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे. आगे डिटेल में क्या रूल्स दिए गए देखिए. उन्होंने क्या बोला है, नोट द चेंजेस इन द टेबल बिलो. सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट remains past perfect. This is very very important.
कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के अंदर है तो वो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। और उसके बाद वो बोल रहा है पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर चेंजेस टू प्रेजेंट कंडीशनल, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस चेंजेस टू कंडीशनल कंटिन्यूस। अभी यहाँ पे उन्होंने सब टेंसेस के बारे में बताया। तो ये पर्टिकुलर रूल जब भी आप याद रख सकते हो जब आपको पता हो कि आपके टेंसेस कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितने टाइप्स के आपके जनरली टेंसेस होते हैं। बराबर, टेंसेस कितने टाइप के? यू हैव 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। जस्ट वी विल हैव एन ओवरव्यू एंड विल जस्ट ट्राई, आई विल गिव यू द रूल्स कि आपको अगर कन्वर्ट करना है या फिर वो पर्टिकुलर सेंटेंसेस को सिंपल टेंस, पास्ट टेंस या सिंपल परफेक्ट टेंस में बोला, वो आप किस तरीके से बोलेंगे। आई विल गिव यू द एग्जांपल एंड आई विल गिव यू द रूल्स आल्सो। तो टेंसेस कितने टाइप के देखिए। फर्स्ट है आपका सिंपल टेंस, सेकेंड है आपके कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस और फोर्थ है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बराबर, ये मेन 4 हेड्स है। बराबर, अब इसमें यू हैव अ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस and future tense. Present tense, past tense and future tense. Present, past, future. In the same manner, present, past and future. This is how you have 12 different types of tenses. Simple present tense, simple past tense, simple future tense. Continuous present tense, continuous past tense, continuous future tense. Perfect present, perfect past, perfect future. Perfect continuous present, perfect continuous past and perfect continuous present future. So this is how you have 12 different types of tenses. Just we'll try to understand with the help of example. पहले आप लोगों को मैं रूल्स बताता हूँ कि सेंटेंस के फॉर्मेशन आप किस तरीके से होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस के अंदर। तो फर्स्ट वी विल रिफर फर्स्ट वन सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या रूल है? पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब, वी विल कॉल इट एज V1, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल V1, वी विल कॉल इट एज V1। सब्जेक्ट एग्जाम्पल लेते, I eat banana. I eat banana. I is a subject. V1 eat, that is a verb, and object is banana. बराबर। अब यहां पे लेते हैं अपन सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल I, पास्ट टेंस, ये पास्ट जो हो गया, बराबर, प्रेजेंट जो हो रहा है, सिंपल पास्ट, तो ईट क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा I ate banana। ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। थर्ड लेते
सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट I, विल V1 ईट, ऑब्जेक्ट बनाना। I will eat banana, मैं बनाना खाऊंगा, ये फ्यूचर में होने वाला है। तो अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलूं तो इट विल बी अकॉम्पनीड बाय विल। तो सिंपल चीज है, देखिए आप, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द रूल्स, दीज आर द ट्रिक्स, रिमेंबर द रूल्स, यू विल बी इजी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, इसमें टेंस क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट में व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट लेकिन फिर आएगा आपका विल क्योंकि होने वाला है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सिंपल टेंस, बराबर। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब आते हैं आपके सेकंड पे। आते कंटिन्यूस टेंस पे। कंटिन्यूस टेंस में आते, उसमें फर्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, बराबर। इसके रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया टाइप्स ऑफ वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब जो आपके मेन वर्ब को हेल्प करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, दैट इज V4। V4 इज ING फॉर्म में जो रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर, प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा? एम, इज, आर, ये आपके आएंगे हेल्पिंग वर्ब। वी आर रीडिंग विथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बराबर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब V4 that will be in ING form plus object। एग्जाम्पल लेते, I am eating banana। I is a subject, am is a helping verb, eating is V4 ING फॉर्म में और बनाना इज अ ऑब्जेक्ट, बराबर। तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो आज कंटिन्यू हो रही है जो चीज, तो उसे आप बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यू। जो पास्ट में कंटिन्यू थी तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सच एज was, were प्लस V4 अगेन ING फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यू, जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। एग्जाम्पल, I सब्जेक्ट was eating banana। I is a subject, was is a helping verb, eating is a main verb, ING form, V4, banana is a object। अब आते फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का भी रूल देख लेते। सब्जेक्ट प्लस विल बी
जैसे आपने यहाँ पे विल यूज किया है, यहाँ पे आप यूज करेंगे विल बी प्लस अगेन V4 ING फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट. रूल सब्जेक्ट I will be eating banana. I will be eating banana. I is a subject. Will be, that is a rule to be followed under future continuous. Eating is a main verb V4 and object, that is a banana. Now we'll come with third one. Third one is perfect tense. उसमें प्रेजेंट परफेक्ट. फर्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज. हैव और हैज प्लस V3. V3 will be, it will end with either EN or ED. That is past participle you are going to use. Past participle you are going to use, that will be called as a V3 plus object. यह हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. EN और ED से एंड होगा. एग्जाम्पल eaten, taken. यह हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल. तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. सब्जेक्ट I have. I के साथ क्या यूज करेंगे आप? have. बराबर. eaten. I have eaten banana. सी रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट I, सेकेंड इज हैव और हैज, तो यू आर गोइंग टू यूज हैव. हैव विल गो विथ I. eaten, that is V3 main verb and object banana. बराबर. तो यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर दैट के you, we, they will use the word have, or he, she, it will use the word has. You have to remember this. सेकेंड क्या आएगा आपका? प्रेजेंट perfect we have seen. Now past perfect. Past perfect के क्या रूल है? Again subject plus had. What you are going to use? Had. Plus again V3, that is it will end with EN or ED plus object. This is past perfect. Example, I had eaten banana. I is a subject. Had should be accompanied under past perfect. V3 eaten and object banana. Third one, future perfect. फ्यूचर परफेक्ट उनके रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3, अगेन इट विल एंड विथ EN और ED प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल,
I will have eaten banana. I will have eaten banana. तो this is what? Future perfect. Future perfect में again it is accompanied by will. जितने भी future tenses आप देख रहे हो कि उसमें क्या आ रहा है, आपने यहाँ पे भी देखा continuous tense में you will find here कि यहाँ पे भी will आया, see over here, you have over here will. उसी तरह simple future में you have will. उसी तरह perfect future perfect में भी you have will. अब आते fourth type. What is the fourth type? Fourth one. What is the fourth one? Perfect continuous tense. Perfect continuous tense. You have perfect continuous tense. बराबर. Perfect continuous tense क्या है? उसमें फर्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के क्या रूल है? अगेन द रूल सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीइंग प्लस V4. अगेन V4 क्या था? वी हैव सीन ing फॉर्म का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्या आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीइंग प्लस V4 दैट इज विल एंड विथ ing एंड ऑब्जेक्ट. कितनी चीजें आ रही है देखिए 1 2 3 4 एंड 5. एग्जाम्पल लेते हैं. सेम एग्जाम्पल. I have been eating banana. I have been eating banana. This is present perfect continuous tense. I have been eating banana. आज की तारीख में ये कंटिन्यू हो रहा है. बराबर. सेकेंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के क्या रूल है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. V4 will end in ing. Example. I had been eating banana. This is past perfect continuous. और फोर्थ क्या है आपका? सॉरी थर्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. रूल क्या है? सब्जेक्ट फिर से क्या आ गया? विल, फिर आ गया हैव, फिर आ गया बीइंग, फिर आ गया V4 ing फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. I will have been eating banana. I will have been eating banana. तो ये आपके 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस और उसके इंपॉर्टेंट रूल्स. बराबर. बहुत इजी है, आप लोगों को ये याद रखना है. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट
past perfect continuous and future perfect continuous. So these are the important rules. Just revise that. I have given you the entire list of all the tenses. तो उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे ये कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस के रूल्स बनाए. आप लोगों को पहले मेरे रूल्स रिफर करना है और उसके बाद ये एग्जाम्पल्स को रिफर करना है. मैं 2 से 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे रिफर कर रहा हूँ. आप लोगों को पहले रूल्स लर्न करना है और उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को रिफर करना है. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए. I always drink coffee, she said. Direct speech. Indirect speech. She said that, this is common. I will become she. Always. Drink will become drank. Coffee. बराबर. तो यहाँ पे आपने किस तरीके से टेंसेस को चेंज किया you have seen. याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड, तो वो चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा में टेंसेस है ऑल ऑफ देम हैज बीन चेंज, और आपने यहाँ पे प्रोनाउंस को भी चेंज कर दिया. उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस V4 दैट इज ING वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल है. तो उसको क्या बोल रहा है आपको पास्ट कंटिन्यूस में. यहाँ पे अपने रूल फॉलो करके देखने की विल जस्ट रिफर द एग्जांपल्स. तो क्या रूल है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस का. प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन सा, एम इज और आर प्लस V4 दैट इज ING फॉर्म वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट. बराबर. ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल. देखिए यहाँ पे उसी तरीके का सेंटेंस है कि आप देखोगे आई एम रीडिंग अ बुक. आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, एम इज और आर यहाँ पे यूज कर सकते हो. रीडिंग दैट इज अ मेन वर्ब, ING फॉर्म का वर्ब, V4 जिसको मैंने नाम दिया है, प्लस अ बुक दैट इज एन ऑब्जेक्ट. अगर ये आपको इस तरीके के सेंटेंस है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, वो बोल रहा है आपको पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है. यू हैव टू कन्वर्ट इट टू पास्ट कंटिन्यूस. अब पास्ट कंटिन्यूस का रूल देखते हैं अपन क्या है. पास्ट कंटिन्यूस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन सा, वॉज और वेयर प्लस ING वर्ब दैट इज V4 प्लस ऑब्जेक्ट. आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस को अगर पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो पास्ट कंटिन्यूस के क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING V4 प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है. ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक. नाउ यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आप देख रहे हो, ही एक्सप्लेन, वो एज इट इज है. ही एक्सप्लेन, सिर्फ अकॉम्पनी क्या कर दिया है वहां पे, कंजंक्शन दैट. आगे के सेंटेंस किस तरीके से कन्वर्ट हुए देखिए. आई एम रीडिंग अ बुक, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस. उसको पास्ट कंटिन्यूस में अपने रूल के हिसाब से चेंज किया है. देखिए ही इज अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज, V4 दैट इज रीडिंग अ बुक. बराबर. ये आपका बराबर आपके रूल्स के हिसाब से चेंज हो गया. बराबर. तो आपको पहले रूल्स देखने हैं जो मैंने आप लोग को लिखा के दिए, और उसके बाद ये पैराग्राफ को आपको रिफर करना है. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बोली है देखिए, पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट रिमेन पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट के क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. V3 इज विच फॉर्म ऑफ वर्ब, EN और ED. बराबर. प्लस ऑब्जेक्ट. बराबर.
तो वो बोल रहा है कि अगर पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस है, डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट परफेक्ट, तो इनडायरेक्ट स्पीच भी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। देखिए अपना रूल फॉलो हो रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट बराबर आई हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट। आई इज अ सब्जेक्ट, हैड जस्ट टर्न आउट अभी अभी, जस्ट टर्न आउट दैट इज अ मेन वर्ब, द लाइट बराबर ऑब्जेक्ट बराबर ही एक्सप्लेन। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त क्या किया है, देखिए ही एक्सप्लेन दैट, ये तो कॉमन है, ही एक्सप्लेन दैट। आगे क्या कर रहा है, देखिए पास्ट परफेक्ट, ही हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट। आई हैज बीन कन्वर्टेड टू ही, लेकिन रिमेनिंग एवरीथिंग हैज रिमेन सेम, दैट इज हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट। यहां पे इसको चेंज नहीं किया, हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट। तो दिस विल बी वेरी इजी इफ यू रिमेंबर द रूल्स। तो टेंसेस मैंने आप लोगों को बताया कि 12 टाइप्स, सिंपल टेंस, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। देन यू हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस, past continuous and future continuous. Then you have present perfect, past perfect and future perfect. And last one you have a perfect continuous tense, उसमें present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. तो रूल्स देखते जाने हैं और ये पैराग्राफ को, ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी आपके रूल्स दिए हुए उसको, एग्जाम्पल्स को रिफर करते जाना है बराबर। आगे क्या बोल रहा है, देखिए दिस इज अ इम्पोर्टेंट रूल्स, important rule. If the reported speech contain a universal fact or a scientific truth, the tense of verb does not change even if the reporting verb is in past tense. Even if the reporting verb is in the past tense. यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर sentences के अंदर universal truth है, कोई ऐसी चीज के बारे में बोला गया है जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो यूनिवर्सल है, यानी कहीं पे भी जाएंगे वही फैक्ट निकलेगा। या फिर साइंटिफिक कोई ट्रूथ है, जैसे कि आपका सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में इट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट अगर कोई दिया हुआ है। तो उस केस में वो बोल रहा है कि if the reported speech contain universal fact or a scientific truth, the tense of the verb does not change even if the reporting verb is in the past tense. उस केस में आप चेंज नहीं करते हो। जैसे कि he said honesty is the best policy बराबर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब बराबर, और सेंटेंस जो दिया हुआ है, जो बोला है, उसमें क्या दिया गया है, प्रेजेंट टेंस। अपन जनरली प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बोला है अगर साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप वहां पे जो है टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिर्फ क्या किया है, ये पार्ट को उन्होंने क्या कर दिया है, डेड, ही सेड डेथ, honesty is the best policy. So you have not converted your present tense to past tense. The teacher said the earth revolves around the sun. This is a universal or a scientific fact, universal truth. तो क्या बोला गया है, the teacher said that the earth revolves around the sun. So you have not changed the sentence. जो फॉर्म, वर्ब का फॉर्म है, वही फॉर्म में आपने इनडायरेक्ट स्पीच में उसको लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। आगे क्या बोल रहा है, दिस नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल विल जस्ट रीड। इफ अ स्टेटमेंट इज स्टिल रिलेवेंट, दैट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, वी कैन चूज वेदर टू कीप द ओरिजिनल टेंस और चेंज इट। यहाँ पे क्या बोला है कि आपका अगर यूनिवर्सल फैक्ट है और साइंटिफिक फैक्ट है तो उस केस में आप टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वैसी रहेगा, सिर्फ यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ कंजंक्शन दैट।
रिमेनिंग पार्ट एज सेड विल रिमेन एज इट इज अंडर द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अ स्टेटमेंट इज स्टिल रिलेवेंट, आज भी उसका अगर इंपॉर्टेंस से जो सेंटेंस बोला गया है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस को चेंज करना है या फिर नहीं करना है। एज इट इज भी आप रख सकते हो, जैसे कि शीला सेड फ्रेंच इज इजी टू लर्न। फ्रेंच इज इजी टू लर्न, ये रिलेवेंट फैक्ट है, आज भी यही सच्चाई है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या बोल रहा है, शीला सेड दैट फ्रेंच इज इजी टू लर्न, एज इट इज आप लिख सकते हो, या फिर इवन इफ यू राइट फ्रेंच वॉज इजी टू लर्न, तो भी यू विल गेट द मार्क्स, इट इज अ करेक्ट इंग्लिश, नो नीड टू वरी अबाउट। तो यहाँ पे अगर रिलेवेंट फैक्ट है तो टेंसेस को आपने चेंज नहीं भी किया तो चलेगा। आगे क्या बोल रहा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया, ही सेड, he says, he said is a past tense, he says is a present tense। तो क्या बोल रहा है, the tenses of the direct speech do not change, आपके tenses जो मेन पार्ट में बोले गए वो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि he says क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, बराबर। I like classical music, I like क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है देखिए, ही सेज ही लाइक क्लासिकल म्यूजिक, लाइक हैज बिकम लाइक्स एज इट इज, बराबर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। रोहित सेज आई वॉच अ मूवी एट नाइट, सेज इज अ प्रेजेंट टेंस। रोहित सेज ही वॉच अ मूवी एट नाइट, ही वॉच अ मूवी एट नाइट, वॉच डायरेक्ट स्पीच में भी और इनडायरेक्ट स्पीच में, बराबर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आप किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, यहाँ पे बताया गया है। देखिए, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर जनरली चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया था, देखिए, रवि सेड आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ यानी अभी मैं बिजी हूं। तो यहाँ पे नाउ हैज बीन चेंज टू व्हाट, इट हैज बीन चेंज टू देन, क्या कन्वर्ट हो गया ना, देन। तो वही चीज यहाँ पे भी वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको, word expressing nearness in time or place are generally changed into words expressing distance। अगर words expressing nearness in time या place, it will generally change in the word expressing a distance। देखिए किस तरीके से बोल रहा है, here will change to there, today will change to that day, yesterday will change to the day before, tomorrow will change to the next day, next week will change to following week and so on, just go through that, बराबर। तो अपने एग्जाम्पल में अपन ने क्या लिया था, now it will change to then। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, ये जनरल रूल है, इतना इंपॉर्टेंस इसको देने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू विल अंडरस्टैंड कि उसको किस तरीके से आपको चेंज करना है। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं, क्या बोला है, देखिए, the pronouns of the direct speech are generally changed from the first person and the second person to the third person in the indirect speech. What are the different rule? First person pronoun. Now you will try to understand कि what is first person, second person and third person pronoun. First person pronoun such as I or we. Second person pronoun such as you, or third person pronoun such as he
शी, इट, दे। ये हो गए आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इसके लिए क्या रूल बनाया है इन्होंने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, राहुल सेज आई एम गोइंग टू थाईलैंड। यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ही। क्या बोल रहा है? राहुल सेज दैट ही इज गोइंग टू थाईलैंड, बराबर, ही इज गोइंग टू थाईलैंड। आई एम गोइंग टू थाईलैंड हैज बीन कन्वर्टेड टू he is going to Thailand. Similarly, Priya says, I will leave soon. Generally, will get converted into would. लेकिन अगर कोई immediate action होने वाला है यानी immediately कोई चीज होने वाली है तो उस केस में will not become would, it will remain as it is. जैसे इस केस में Priya says, यहाँ पे लिखा है said, it should be says, she will leave soon. तो यहाँ पे I has become she, बराबर। तो यहां पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ऊपर क्या दिया हुआ है? द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज फ्रॉम फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन टू द थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज टू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट, दे। आगे क्या बोल रहा है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू, चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी सी सेड, शी एक्सप्लेन, उसके बाद जो पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको बोलेंगे आप, जो भी सेज, सेड, explain, they will be called as a reporting verb. तो क्या बोल रहा है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यानी you change according to the nouns और pronoun coming after the reporting verb. अब इस सेंटेंस में आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? said to, said to, बराबर। तो यहां पे क्या हुआ? ये क्या बोल रहा है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद नाउन और प्रोनाउन क्या है आपका? सचिन। तो वो बोल रहा है आपको वो देखना है, अकॉर्डिंगली आपके इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करना है। वो क्या बोल रहा है? आई सेड टू सचिन, यानी सचिन कोई थर्ड पार्टी है, बराबर। यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, यानी मैंने सचिन को बोला कि आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा, यानी थर्ड पार्टी हो गया। तो क्या बोल रहा है? देखिए इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आई सेड टू सचिन दैट, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज। यू क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यू हो जाएगा ही वुड हैव टू प्ले क्रिकेट, ही वुड हैव टू प्ले क्रिकेट। तो यू विल हैव टू सी टू इट कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कौन सा नाउन या प्रोनाउन है जो थर्ड पार्टी को अगर रिफर किया है तो अकॉर्डिंगली आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करना है। फिर क्या बोल रहा है? देखिए टीचर सेड टू यू, टीचर सेड टू यू यानी मुझे बोला है। टीचर सेड टू यू, यू आर रॉन्ग। यहां पे थर्ड पार्टी को रिफर नहीं कर रहा है, यहां पे मुझे रिफर कर रहे। टीचर सेड टू यू, यू आर रॉन्ग। तो यहां पे क्या आएगा? टीचर सेड टू यू डैट, यहां पे यू हैज नॉट बीन चेंज टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन बिकॉज यहां पे आपको रिफर किया जा रहा है। तो क्या बोल रहा है? टीचर सेड टू यू दैट यू वेर रॉन्ग, बराबर। अगर आप थर्ड पार्टी को रिफर कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर आप खुद को रिफर कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे। बाद में क्या बोल रहा है? देखिए ये जनरली आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फॉर्मेशन इजीली समझ में आएगा। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस आप जैसा सेंटेंस डिलीट करोगे और कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगे कि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है और इसको इस तरीके से आपको फिट करना है। लेकिन ये जनरल रूल है, अगर याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया।
थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इन द नॉमिनेटिव केस दैट इज एज द सब्जेक्ट रिमेन अनचेंज व्हेन कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट. कपिल सेड टू मी दे विल विन. कपिल सेड टू मी, मुझे बोला कि दे विल विन. क्या हो गया देखिए, कपिल सेड टू मी दैट दे वुड विन. यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, वुड इट शुड बी वुड, दे वुड विन. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच दैट इज एज द सब्जेक्ट रिमेन अनचेंज व्हेन कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है यहाँ पे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये दे. इज इन द नॉमिनेटिव केस दैट इज एज द सब्जेक्ट रिमेन अनचेंज व्हेन कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट. यानी अगर यहां पे कोई सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में और वो सब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इन द नॉमिनेटिव केस दैट इज एज द सब्जेक्ट. कपिल सेड टू मी दे विल विन. कौन बोलने वाला है, कपिल बोल रहा है. और किसके बारे में बोल रहा है, उनके खुद के बारे में बोल रहा है. एज द सब्जेक्ट कपिल सेड टू मी दैट दे विल विन. कपिल ने उनके ही बारे में बोला कि वो जीतेंगे. तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन उनको ही रिफर कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर प्रोनाउन विल नॉट चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए यहां पे भी वही हो रहा है, कपिल सेड टू मी दैट दे वुड विन. दे को चेंज यहां पे उन्होंने नहीं किया क्योंकि दे वहां पे सब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा है, तो इट विल नॉट चेंज. लेकिन विल गेट कन्वर्टेड टू वुड. इस केस में यहां पे विल हैज नॉट बीन कन्वर्टेड टू वुड. मैंने यहां पे बताया कि यहां पे विल वुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो इमीडिएट एक्शन है. तो उस केस के अंदर इफ यू डोंट कन्वर्ट इट्स ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड दे विल अकॉम्पनी अस टू द मोनेस्ट्री. अभी फिर से देखिए, ही सेड दे विल अकॉम्पनी, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में, खुद के बारे में बोल रहा है. तो यहां पे क्या बोला है देखिए, ही सेड दैट दे वुड अकॉम्पनी देम टू द मोनेस्ट्री. अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर कोई सेंटेंस दिया गया है जहां पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट में रिफर किया जा रहा है या सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन को रिफर कर रहा है, तो उस केस में इनडायरेक्ट स्पीच में आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा. बाकी केसेस में क्या देखा कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो दे विल जनरली चेंज टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन. मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको बताया है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ई, शी, इट और दे. फोर्थ रूल क्या बोल रहा है देखिए इधर, द प्रोनाउन ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वेयर नेसेसरी सो दैट their relation with the reporter and the hearer are indicated rather than the original speaker are indicated. वहां पे क्या बोल रहा है, the pronoun of the direct speech are change where necessary, अगर जरूरत पड़ती है तो indirect speech में आप चेंज करेंगे, so that their relation with the reporter and the hearer, जो रिपोर्ट कर रहा है और जो जिसको रिपोर्ट कर रहा है, जो रिपोर्ट कर रहा है और जिसको रिपोर्ट कर रहा है, hearer आर इंडिकेटेड, यानी बराबर आपको उनका डिफरेंस बताने के लिए आप वहां पे फॉर्म चेंज करोगे. क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला, आई डोंट बिलीव यू, वो मुझ पे भरोसा नहीं रखता है. ही सेड टू मी, आई डोंट बिलीव यू. देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, ही सेड टू मी दैट, ये कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं. ही डिड नॉट बिलीव मी, ही डिड नॉट बिलीव मी. यहां पे क्या हो रहा है कि आपने कन्वर्ट करते वक्त डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त यू हैव चेंज आई टू ही. डोंट को कन्वर्ट किया डिड नॉट, डिडंट बिलीव मी, और यू को कन्वर्ट किया मी के अंदर. बराबर क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि सामने वाला आपको बोल रहा है ही सेड टू मी, तो इसीलिए यहां पे एक रिलेशन बताने के लिए रिपोर्टर और हियरर के बीच में रिलेशन बताने के लिए आपने यहां पे क्या किया, यू कैन सी दैट
I has been converted to he, don't has been converted to didn't, or you has been converted to। उसी तरह she said to him I don't like you, she said to him, उसने थर्ड पार्टी को बोला कि वो उसे पसंद नहीं करती। आंसर, she said to him that she didn't like him। ये थर्ड पार्टी के बारे में बोला है, तो यहां पे क्या हुआ देखिए, अगेन what they are doing, I has been changed to she, don't has been changed to didn't, और यहां पे you has been changed to him। यहां पे फर्स्ट केस के अंदर you has been changed to me, क्योंकि वो मुझे इंडिकेट कर रही थी, मुझे बोल रही थी। यहां पे you has been changed to him, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को बोल रही है। तो you have to see to it। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I said to him, मैंने सामने वाले को बोला I don't trust you, I don't trust you। मेरे और सामने वाले के बीच में रिलेशन की बात हो रही है। देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हुआ। I said to him that I didn't trust him, I didn't trust him। क्या बोला है? I said to him I don't trust him। मैं उसको ही बोल रहा हूं कि मैं उसको भरोसा नहीं करता हूं। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हुआ? I remain I, don't has been converted to didn't, और you has been converted to। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। I said to him, मैंने सामने वाले को बोला। रिलेशन किसके बीच में सिग्निफाई कर रहा है? मेरे और him यानी थर्ड पार्टी के बीच में। तो क्या बोल रहा है? I said to you नहीं है, I said to him यानी थर्ड पार्टी। मैंने थर्ड पार्टी को क्या बोला? I don't trust you। मैंने थर्ड पार्टी को बोला कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तो इस तरीके से I said to him that I don't trust him। यहाँ पे मैं किसको सिग्निफाई कर रहा हूं? मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी को सिग्निफाई कर रहा हूं, इसीलिए मेरे इनडायरेक्ट स्पीच में कौन आ गया? बराबर। यहाँ पे भी ठीक है, ये याद है। नेक्स्ट है I said to you। देखिए मैंने क्या बोला? प्रीवियस केस में क्या था? I said to him, मैं थर्ड पार्टी को बोल रहा हूं। अब यहां पे क्या बोल रहा हूं? I said to you, मैंने आपको बोला। रिलेशनशिप आपके और मेरे बारे में, प्रीवियस सेंटेंस के अंदर मेरे और थर्ड पार्टी के बारे में। I said to you, I don't have anything for you। मैंने आपको बोला मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। दोनों के बीच में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है देखिए। I said to you that I didn't have anything for you, I didn't have anything for you। ये दो लोगों के बीच में हो रहा है। तो यहां पे क्या हुआ है देखिए, I remain I, don't has been converted to didn't, और you remain तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। बराबर। देखिए कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु स्पीक्स एंड द पर्सन टू whom they speak and the person about whom they are speaking। ये तीन लोग, मेरे, आपके और थर्ड पार्टी, ये सेंटेंसेस को आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैं आपको बोल रहा हूँ या फिर मैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंगली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंसेस किस तरीके से ड्राफ्ट हुए, मेरे आपके बारे में, मेरे थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर मैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको ये बराबर तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। देखिए फर्स्ट केस में फिर से एक और बार रिपीट करते हैं। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ही सेड टू मी,
उसने मुझे बोला कि वो मुझ पे भरोसा नहीं करता। देखिए क्या हुआ है, he said to me that he didn't believe me, बराबर, मेरे बारे में, इसीलिए believe me। She said to him, उसने थर्ड पार्टी के बारे में बोला, I don't like you, उसने थर्ड पार्टी को बोला कि वो उसको लाइक नहीं करता। किस तरीके से कन्वर्ट हुआ देखिए, she didn't like him, बराबर। I said to him, I don't trust you, I said to him, मैंने थर्ड पार्टी को बोला कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, I didn't trust him। मैंने आपको बोला I don't have anything for you, I said to you that I didn't have anything for you। तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना है, मैं थर्ड पार्टी, या मैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, बराबर। उसके बाद आते हैं चेंज इन मॉडल्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज अ मॉडल, आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज अ मॉडल, जो आपको एबिलिटी, परमिशन या फिर आपको ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है। मॉडल इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, बराबर, जो सिग्निफाई करता है कोई एबिलिटी, कोई परमिशन, कोई ऑब्लिगेशन। व्हाट इट सेज, रूल कैन चेंज इनटू कुड, मे चेंजेस इनटू माइट, मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू। तो क्या रूल है, कैन विल बिकम कुड, मे विल बिकम माइट, मस्ट विल बिकम had to। He said I can drive car, he said that he could drive a car, or you can here eliminate that, बराबर। He said I may buy a computer, he said that he might buy a computer, he said I must work hard, must will change to had to, he said that he had to work hard। तो ये एक रूल है, और एक इम्पॉर्टेंट रूल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको याद रखना है, मॉडल्स लाइक वुड, शुड, आउट टू, और इसके अलावा यहाँ पे आप कुड भी ले सकते हैं इफ यू वांट, एंड माइट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन। तो कौन कौन से वर्ड चेंज नहीं होंगे वो बोल रहा है, वुड, शुड, आउट टू, माइट या फिर कुड, यू कैन टेक। डू नॉट चेंज ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, यानी वो चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल्स लेते हैं, दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर वीजा, बराबर, क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, आंसर क्या दिया हुआ है, दे सेड दैट वी विल बिकम दे, वुड हैज नॉट बीन चेंज। देखिए वुड चेंज नहीं हुआ है, अप्लाई फॉर वीजा, वी क्या हो गया, वी हैज बीन चेंज टू दे, बराबर। थर्ड पर्सन प्रोनाउन मैंने अभी बताया आपको, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में वो चेंज हो जाएगा, बराबर, लेकिन वुड विल रिमेन एज इट इज। उसके बाद देखिए, ही सेड आई कुड रन फास्टर, ही सेड दैट ही कुड रन फास्टर, बराबर। अब फिर से आप यहाँ पे देखिए, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन has been changed to third person pronoun he, could has remained as it is। देखिए अगर आप ये प्रीवियस ये सब सेंटेंसेस को रिफर करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो लोगों के बारे में बताया गया है, I said to you, I said to him, he said to me, he said to him, यानी दो लोगों के बारे में बता रहा है। तो वहाँ के रूल्स मैंने आप लोगों को बताया कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उनके रिलेशनशिप किस तरीके से सिग्निफाई करने। अब यहाँ पे देखिए, दे सेड, दूसरे के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर अ वीजा, दे सेड टू मी अगर रहता था तो फिर रिलेशनशिप आपको कायम करना था। यहाँ पे आपको सिंपल क्या दिया हुआ है, दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर अ वीजा, दे सेड विल रिमेन एज इट इज, सेड के बाद कंजंक्शन दैट, we would become third person pronoun, that is they, would will remain same, apply for a visa। Similarly I will become he, could will remain same। Again क्या बोल रहा है देखिए, he said I should avail the opportunity, he said that I will become third party pronoun, he should as it is avail the opportunity। He said to me, अब दो पर्सन के बारे में बोला गया है, you out to wait for him। देखिए he said to me, नाउ अब दो पार्टी के रिलेशनशिप फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे,
तो वहां पे उन्होंने बोला है उसका इंडिकेशन आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना पड़ेगा। ही सेड टू मी यानी उसने, थर्ड पार्टी ने मुझे बोला, क्या बोला, यू आउट टू वेट फॉर हिम, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। ही सेड टू मी, थर्ड पार्टी ने मुझे बोला कि मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने चेंज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड टू मी दैट, यू क्या हो गया, आई, आउट टू एज इट इज वेट फॉर हिम, क्या हो गया, किसको सिग्निफाई कर रहा है, ही सेड टू मी दैट यू आउट टू वेट फॉर हिम, उसने मुझे बोला कि मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, यानी वो मुझे सिग्निफाई कर रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यू को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई, क्योंकि वो मेरे बारे में बोल रहा है। तो किस तरीके से कन्वर्जन हुआ है देखिए, ही सेड टू मी दैट यू, अभी अगर मैं यहाँ यूज करता हूं ही सेड टू मी दैट यू, तो वो गलत दिखेगा। तो किस तरीके से, ही सेड टू मी दैट आई आउट टू वेट फॉर हिम, क्योंकि वहां पे किन लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी और मेरे बारे में। तो अगर आप यहाँ पे बोलते हो ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू आउट टू वेट फॉर हिम, उसने बोला, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से बोलेंगे, ही सेड टू मी बराबर, और उसने क्या बोला, यू आउट टू वेट फॉर हिम, उसको, मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब जब मैं उसको रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे सिग्निफाई कर रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा है, तो मैं वहां पे यू नहीं बोलूंगा, बट इट विल बी कन्वर्टेड टू आई। ही सेड टू मी दैट आई आउट टू वेट फॉर हिम। तो अब जब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है तो आपको देखना है कि आप उन रिलेशनशिप को इनडायरेक्ट स्पीच में बराबर कायम रखते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, चेंजेस फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, सजेशंस, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये चीजों को आप बोलोगे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो क्या बोल रहा है, इन रिपोर्टिंग कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, द इनडायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ वर्ब एक्सप्रेसिंग द सेंटिमेंट इंडिकेटेड इन द सेंटेंस। एग्जांपल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। ये चीज अपन ने एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखा था कि जहां पे अगर आप प्लीज बोल रहे हो आपके एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा, प्लीज विल बी कन्वर्टेड इनटू यू आर रिक्वेस्टेड टू, बराबर। उसी तरह आपने वहां पे देखा था अगर कोई ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो वो पैसिव वॉइस में इट विल बी स्टार्टेड विद लेट और यू आर ऑर्डर्ड टू, बराबर। और अगर कोई एडवाइस वाला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के अंदर तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस एंड इट विल बी स्टार्टेड विद यू आर एडवाइज्ड टू। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी बोल रहा है, देखिए, जस्ट विल रिफर द एग्जांपल। देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस। मास्टर ने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वो अपना काम जल्दी फिनिश करे। इनडायरेक्ट स्पीच, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फिनिश द वर्क एट वंस, टू फिनिश द वर्क एट वंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, the verb is followed by the object and the word to। क्या बोल रहा है देखिए, जो वर्ब रहेगा उसको क्या फॉलो करेगा, पर्सनल ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में बोल रहा है उसको। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, और उसके साथ साथ क्या आएगा, टू, इंफिनिटिव, टू। इट विल, सेंटेंस किस तरीके से फॉलो होगा, वर्ब प्लस पर्सनल ऑब्जेक्ट और उसके साथ क्या फॉलो होगा, टू। देखिए अगर आप ये एग्जांपल रिफर करते हो, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस, बराबर। अब यहां पे क्या बोल रहा है, द मास्टर, यहां पे बोला है इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आप कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, तो अगर कमांडिंग है तो आपको ऑर्डर यूज करना है। तो आप क्या यूज कर रहे हो, द मास्टर ऑर्डर्ड, यानी ये हो गया आपका वर्ब। पर्सनल ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट, किसको सिग्निफाई कर रहा था, सर्वेंट।
और वो क्या फॉलो करेगा, तो वो बोल रहा है टू को फॉलो करना है, बराबर। सर्वेंट विल बी फॉलोड बाय टू टू फिनिश द वर्क। देखिए किस तरीके से उन्होंने इजी कर दिया इसको, कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जहाँ पे कमांडिंग सिचुएशन है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट, इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर वहां पे कमांडिंग कोई पर्टिकुलर सेंटेंस है तो यू आर गोइंग टू यूज वर्ड ऑर्डर। किसको ऑर्डर कर रहा है, जिस पर्सनल ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्सन को ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर्ड विल बी फॉलोड बाय दैट पर्सनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किसको ऑर्डर कर रहा है, सर्वेंट, और उसके साथ साथ फॉलो करेगा इन्फिनिटिव वर्ड टू। देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट द फिनिश द वर्क एट वंस। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ऑर्डर्ड क्या हो गया आपका वर्क, द सर्वेंट हो गया आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय इन्फिनिटिव टू, फिनिश द वर्क एट वंस, बराबर। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज स्टडी प्रॉपरली। यहाँ पे क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, बराबर। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू स्टडी प्रॉपरली। फिर से देखिए, so what it has been said, the teacher said to the student, once again we will just go with this, what it has been said, the teacher said to the student please study properly. That is a request by a teacher to the student, so it is an imperative sentence. The teacher requested the student. Now instead of said to the student, it will be requested the student to study properly. What does the rule says whenever the direct speech is in imperative form? In that case, if it is command, you should use the word order, then object, and then infinitive. So here you have converted the teacher said to the student please study properly. How it has been converted, the teacher requested the student to study properly. Now see over here, requested is a verb, student is a personal object, and to is a infinitive, to study properly. So this is how, whenever the sentence is in imperative form, how to convert the direct to indirect speech. So you have to just remember this rule, very important rule. Whenever there is an imperative sentence, how it will be converted, verb, it will be followed by personal object, and it will be followed by infinitive to. One more example we will refer. Father said to his son, work hard for success in life. Work hard for success in life. So this is an advice from a father to the son. See how it has been converted. Father advised his son to work hard for success in life. Now it is a sentence where it has been advised by a father to the son. So how it has been converted? Instead of said to his son, it will be advise his son and to. Again you can see over here, advise is a verb, his son is a personal object, and to is an infinitive. So this is how you have to convert from a direct speech to indirect speech whenever the question pattern is in imperative form. Next, what is the rule? If the sentence are in interrogative form, what they have given? Changes for interrogative sentences from direct to indirect speech. What it has been, what are the rules? Said to changes to ask, demanded, inquired, depending on the nature of the sentence. So what it says, if the question format is in said to, it will be converted to ask or demanded or inquired. This is the first important rule कि अगर interrogative form में अगर direct speech है तो आपको said to किस में convert करना है? Ask, demand या inquire. Imperative sentence में we have seen, if it is in the form of advice, you should use advised to. If it is in the form of request, requested to. If it is in the form of command, you have to use ordered to. So in the case of an interrogative, it has been said that if the direct speech is reporting verb is in the form of said, then it should be converted to ask or demanded or inquired. Just we'll go through one of the example.
See over here. What they have given? Have you anything to say on the behalf of the accused? Said the judge to the lawyer. Said the judge to the lawyer. Now it is in the question form, interrogative form. तो रूल क्या बोलता है, अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो said to should be converted to ask or inquired or demanded. तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, the judge said to the lawyer. तो how it has been converted, said to should be converted to inquired to or inquired of. See, the judge inquired of the lawyer if he had anything to say on the behalf of the accused. यहाँ पे देखिए जज और लॉयर के बीच में कनेक्शन है, तो हाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले सेट को काय में कन्वर्ट किया उन्होंने, इंक्वायर्ड ऑफ. यू कैन सी ओवर हियर द जज इंक्वायर्ड ऑफ द लॉयर, यानी सेट टू हैज बीन कन्वर्टेड टू इंक्वायर्ड ऑफ. और यहाँ पे क्वेश्चन सेट है, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज. हैव यू एनीथिंग टू से ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज. यहाँ पे किनके बीच में बातचीत चल रही है, यहाँ पे बातचीत चल रही है बिटवीन द जज एंड द लॉयर. तो हियर व्हाट, हाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड, इफ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज. इफ ही हैड, यहाँ पे क्या बोला है, हैव यू एनीथिंग टू से. डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला है, हैव यू एनीथिंग टू से. तो यू हैज बीन कन्वर्टेड टू ही, थर्ड पर्सन. वहां पे क्या बोला है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन शुड बी कन्वर्टेड टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन. यहाँ पे बातचीत किसके बीच में चल रही है, यहाँ पे बातचीत चल रही है बिटवीन द जज एंड द लॉयर, लॉयर थर्ड पार्टी. तो यहाँ पे यू हैज बीन कन्वर्टेड टू ही. सेकेंड रूल क्या बोल रहा है देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में. व्हेन द क्वेश्चन when the question in the reported speech begins with the helping verb like am, is, are, was, were, do, does, etc., the reporting verb is followed by if or whether. यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, when the question in the reported speech begins with the helping verb like am, is, are, was, were, do, does, the reporting verb is followed by if. अब यहाँ पे देखिए, सानिया आस्क आर यू कमिंग विथ देम. यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, किससे फॉलो हो रहा है क्वेश्चन, आर से फॉलो हो रहा है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, when the question in the reported speech begins with am, is, are, was, were, do, does, the reporting verb is followed by if और वेदर. यानी अगर आपका क्वेश्चन ये पर्टिकुलर जो डिफरेंट वर्ड्स दिए गए, एम, इज, आर, वॉज, देयर, डू, डज, इन दैट केस आपका इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी फॉलोड बाय इफ. देखिए किस तरीके से, सानिया आस्क इफ. देखिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, इफ आई वॉज कमिंग विथ देम. इफ I was coming with them. So here you has been converted to I, and reporting verb यहाँ पे क्या है, reporting verb है आपका यहाँ पे ask. Ask is followed by what, if. क्योंकि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है. तो उन्होंने बोला इफ द क्वेश्चन इज स्टार्टेड विथ एम, इज, आर, एक्सेट्रा, तो उस केस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली दे हैव कन्वर्टेड. सानिया आस्क आर यू कमिंग विद देम. सानिया आस्क आर यू कमिंग. सानिया ने मुझसे पूछा कि मैं उनके साथ आ रहा हूं. यानी बातचीत किसके बीच में, सानिया और मेरे बीच में. तो आप जब कन्वर्ट करोगे तो व्हाट यू आर यूजिंग, सानिया आस्क इफ आई वाज कमिंग विद देम. तो मुझे पूछ रही है इसलिए आई एम यूजिंग आई, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या यूज कर रहा हूं, इफ यूज कर रहा हूं. नेक्स्ट क्या रूल है देखिए, if the sentence is start with interrogative pronoun or adjective or interrogative adverb like what, whom, where, why, how, which, the same word is used to introduce the question in the indirect speech.
In other words, the question word becomes the joining word instead of that or whether, if और वेदर। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए अगर आपके क्वेश्चन सेट जो है व्हाट, whom, where, why, how, which से स्टार्ट होते, तो इन दैट केस यहाँ पे बोल रहा है द सेम वर्ड इज यूज टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन इन द इनडायरेक्ट, यानी सेम वर्ड आपका इनडायरेक्ट स्पीच में भी आना चाहिए। इन अदर वर्ड द क्वेश्चन वर्ड बिगिंस विद द जॉइनिंग वर्ड इंस्टेड ऑफ दैट, इफ और वेदर। प्रीवियस केस में क्या बोला है कि अगर आपका क्वेश्चन सेट आर, एम, इज एक्सेट्रा से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, इफ और वेदर। इफ और वेदर आपको कब यूज नहीं करना है, अगर क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर व्हाट, whom, where, why, how, which, तो उस केस के अंदर आपको सेम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करना है, ना कि आपको डेट, इफ या फिर वेदर यूज करना है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए he said to me what are you doing, now the question has been started with what, तो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में भी what यूज होना चाहिए। he asked me, देखिए that यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। he asked me what I was doing, he asked to me मुझे सिग्निफाई कर रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग I। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हाट, whom, where, why, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, आप डेट, वेदर और इफ यूज नहीं करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में he said to me what are you doing, क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है व्हाट से, तो आंसर में क्या आएगा, देखिए he asked me what I was doing। आपने यहाँ पे डेट, वेदर या इफ यूज नहीं किया। आपको इफ, वेदर कब यूज करना है, अगर आपका क्वेश्चन सेट आर, एम एक्सेट्रा से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, देखिए द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंस, फॉर दैट वी प्लेस सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस विथ फुल स्टॉप। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए द इंटरोगेटिव सेंटेंस The interrogative sentence is converted into assertive sentence, for that we place subject before the verb and the question mark is replaced with full stop। देखिए अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे तो you can see that कि here the subject is before verb and there has been full stop instead of question mark। question mark की जगह क्या आ गया, आपका full stop आ गया। जैसे कि अनलाइक व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वहां पे क्वेश्चन सेट में अगर एक्टिव वॉइस है तो क्वेश्चन सेट में आपका पैसिव वॉइस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम अ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आगे क्या बोल रहा है, इन ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज से, टू, says to, will say to, said to। In indirect speech also it will be changed to ask, will ask और ask। जैसे कि यहाँ पे देखिए हर सेंटेंस में आप देखोगे तो इंस्टेड ऑफ सेड वहां पे क्या यूज हो रहा है, ask यूज हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए the gentleman said where is the market, now again the question has been asked with where, तो आपके इंडायरेक्ट स्पीच में भी आप where यूज करोगे। क्या बोल रहा है, देखिए the gentleman said has been converted to ask, it has been started with where the market was, so this is how you have to convert from direct to indirect speech in the case of interrogative sentence। उसके बाद exclamatory के बारे में क्या बोल रहा है, देखिए changes for exclamatory sentence from direct to indirect, exclamatory sentence change into assertive sentence। exclamatory is where you expresses your feelings, that is called as an exclamatory sentence where you use the exclamation। interjections are removed, interjections का meaning क्या है कि आपके feelings such as words of surprise, expressing your surprise, expressing pleasure, pain are called as interjection। exclamation marks change to full stop। WH words like what, when change into adjective। changes also depends on the moods of the sentence, refer to the table below। now देखिए
यहाँ पे इंटरजेक्शंस क्या क्या है, सॉरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज। अगर आपका सॉरो, हैप्पीनेस और सरप्राइज है तो आप वो क्या बोल रहा है, देखिए, एक्सप्लेन विथ सॉरो, ग्रीफ, एक्सक्लेम सॉरोफुली और क्राइड आउट। यानी आप यहाँ पे किस तरीके के वर्ड यूज करोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ग्रीफ, एक्सक्लेम सॉरोफुली, क्राइड आउट। हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डिलाइट, exclaim joyfully. Surprise, exclaimed with surprise. So these are the words which you are going to use while converting from direct to indirect speech. Example देखते, the reporter said, alas, many lives have been lost due to tsunami. The reporter exclaimed. Now see to it कि आपको किस तरीके के वर्डिंग्स यूज करना है while converting from direct to indirect speech. यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो व्हाट यू आर डूइंग, द रिपोर्टर एक्सक्लेम सैडली बिकॉज इट इज अ सैड न्यूज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर सॉरो है तो आपको सॉरो यूज कर सकते हो, ग्रीफ यूज कर सकते हो, सैडली यूज कर सकते हो। एक्सक्लेम सैडली दैट मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी। सिमिलरली, द ग्रैंडमदर सेड, may you meet with success wherever you go. The grandmother blessed her grandson that he should meet with success wherever he goes. The foreigner said, what a man Obama is. That means तारीफ कर रहा है। तो यहाँ पे the foreigner exclaimed in wonder that Obama was a great man. बराबर? So this is how you have to convert the sentence from direct to indirect speech in the case of exclamation. Now, said is changed to wish in the case of greetings like good morning, good afternoon, good evening. He said to me good morning, he wished to me good morning. May or may God kind of blessing changed into wish or prayed. She said to her friend, may God grant you success in your examination. She prayed that God might grant her friend success in her examination. May has been converted to might. So these are the rules for converting from direct to indirect speech. रूल्स फॉर चेंजिंग इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, जो रूल डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में था उसको रिवर्स कर देंगे तो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, आप दैट वहां पे रिमूव करेंगे जो जनरली आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में यूज करते हो। टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, द रूल ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर अप्लाइड इन रिवर्स ऑर्डर। व्हाट आर द रूल्स? यूज द रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड, use the reporting verb say, said to in its correct tense. That means reporting verb say है तो say use करेंगे, said है तो said use करेंगे। Remove the conjunction that, if, whether, etc. wherever necessary. Insert quotation mark, question mark, exclamation, full stop wherever necessary depending upon कि किस तरीके का क्वेश्चन है। आपको मैंने यहाँ पे बताया इंटरोगेटिव में किस तरीके का क्वेश्चन मार्क्स आएंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरीके के रहेंगे या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरीके से रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको वर्डिंग्स चेंज करना है। पुट अ कॉमा बिफोर द स्टेटमेंट, apostrophe, write the first word of the statement with capital letter, change the past tense into present tense wherever the reporting verb is in the past tense, convert the past perfect either into past tense or present perfect as required। मैंने आपको टाइप ऑफ टेंसेस के रूल बताए, आपको वो रिफर करना है। चेंज द प्रोनाउन एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। बराबर? तो यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। नाउ देखिए, आप मी के बाद कॉमा यूज कर रहे हो और उसके बाद एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हो। सी टू इट, ये आप कॉमा यूज कर रहे हो और आप यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हो। सेकंड, ही आस्क्ड इफ दैट वाज हिज पेन। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन sentence, interrogative sentence. He said, is this your pen? Rama ordered Arjun to go away. Rama ordered Arjun. This is a imperative sentence. ये दोनों sentence कौन से आपके? Interrogative. ये sentence कौन सा है आपका? Imperative. क्या बोल रहा है? Rama ordered Arjun to go away. Rama said to Arjun, go away. He requested him to open the door for him. Requested, again it is imperative. He said to him, again comma, apostrophe, please open the door for me, because you are using the word request.
तो इट शुड बी देयर शुड बी प्लीज. देन हियर यू कैन सी देयर इज एन ऑर्डर, बराबर. तो यू कैन convert it into command. It is a commanding or imperative sentence. Last one, he said to me that I am his best friend. He said to me, you are my best friend. So this is, you are going to convert indirect to direct. One more we will take. Seema said to her father that she would like to become a doctor. Seema said to her father, I would like to become a doctor. Now properly understand कि अगर आपके क्वेश्चन सेट्स के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको देखना है कि वहाँ पे कौन किसको इंडिकेट कर रहा है. अगर दो पार्टी एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोनाउन आपके इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखोगे सीमा सेड टू हर फादर, यानी सीमा यहाँ पे फादर को रिफर कर रहा है, फादर को रिफर कर रही है. दैट शी वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, यानी सीमा उसके बारे में बता रही है. तो यहाँ पे आई यूज हुआ है. तो दिस इज व्हाट द रूल फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. मैं आप लोग को एक आई होप अर्लियर होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच, बराबर. तो प्लीज डू दैट, कंप्लीट दैट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. तो आज के लिए बस इतना ही. बाय.